जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारी आज की कहानी की लेखिका है रेणु दत्त जी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। सुबह के 7 बजे थे। ट्रंग ट्रंग। बाबूजी के कमरे से 2 बार घंटी की आवाज़ आई। सहायिका मीना उधर जाते जाते रुककर बोली, दीदी साहब आपको बुला रहे हैं। आज बेटी मिनी का दूसरी कक्षा का रिजल्ट है। ऑफिस से पहले उसके स्कूल भी जाना है। तेजी से हाथ में घड़ी बांधते हुए मैं बाबूजी के कमरे में आई। वहाँ हल्का अंधेरा पसरा था। मैंने खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर की रोशनी सबसे पहले बाबूजी के बिस्तर पर पड़ी। हाँ बाबूजी, मैं आ ही रही थी। उन्होंने कुछ ऐसा कहा। मैंने अपनी हथेली उनके हाथ पर रख दी। कई दिनों बाद उनकी आंखों में चमक थी। मैं जानती हूँ वह मिनी को आशीर्वाद दे रहे थे। डॉक्टरों का कहना है कुछ ही महीनों में उनकी तबीयत सुधर जाएगी। वह पहले की तरह बोल पाएंगे, पर उनकी हर बात में समझ लेती हूँ। जैसे माँ को शिशु के हर इशारे का पता होता है, उसी तरह मन बचपन की गलियाँ में भटकने लगा। बाबूजी की रोबीली आवाज़ कभी पूरे घर में गूंजा करती थी। कुंदन जैसा तपा हुआ रंग, घनी मूछें और लंबा डील-डोल। इसके विपरीत माँ इकहरे से बदन की तीखे नैन नक्श वाली थी। रंग गोरा पर दबता हुआ था, जहाँ बाबूजी आत्मविश्वास से भरे थे। कुशल व्यापारी, गांव के सबसे बड़े रईस होने का दंभ उनके हाव भाव में बसा था। वहीं माँ को हमने कभी ऊंची आवाज़ में बोलते हुए भी ना सुना था। सुना है उनके बाबूजी से रिश्ते के समय ही दादी ने साफ कह दिया था, हमारे यहाँ औरत जात की नहीं चलती है। माँ ने कभी अपनी चलाई भी नहीं। वह अंतर्मुखी थी। उनका सबसे बड़ा अपराध पहली औलाद यानी मुझे एक बेटी को जन्म देना था। बकौल दादी, हमारे खानदान में छोरी ना जनी जाती, या जन्म लेने ही नहीं देते थे। पुत्र होने की स्थिति में बाबूजी सारे गांव को भोज देने की इच्छा रखते थे, पर मेरे जन्म ने उन्हें क्रोध से भर दिया था। उनका बस चलता तो खाट के पाए के नीचे रखकर या दूध भरी परात में मुझे डालकर मुक्ति पा लेते। यह माँ का पहला और आखिरी विद्रोह था जो उन्होंने मुझे जीवित रखने के लिए किया, वरना खानदान के नाम पर बेटी की बलि आम बात थी। 2 साल बाद बाबूजी और दादी की इच्छा पूर्ण हुई, जब मेरे भाई दीप ने अपनी हवेली को अपने पहले रुदन से गुंजायमान किया। बाबूजी ने दीप को कुलदीपक का सम्मान दिया, पर माँ का अपराध रत्ती भर भी कम ना हुआ। दीप राजकुमारों की तरह पल रहा था। उसकी हर एक चाहत, छोटा सा इशारा सबके लिए आदेश था। कहीं गलती से वह गिर भी जाता या हल्की फुल्की चोट खा जाता तो नौकरों के साथ साथ माँ और मुझे भी बाबूजी के चिबुक की मार सहनी पड़ती। जब देखो बाबूजी दीप की चिरोरी करते, उसी से खेलते, घुमाने ले जाते और हर जिद पूरी करते। उनके लिए मैं केवल नेपथ्य में कभी कभी नज़र आने वाला साया थी। कुछ साल बाद दादी चल बसी। दीप के पास बाबूजी थे तो मेरे पास माँ का संबल था, या शायद मैं माँ का सहारा थी। चाहे मुझे बाबूजी की उपेक्षा मिलती हो, पर भौतिक सुख सुविधाओं की मुझे कमी नहीं थी। बाबूजी ने हर सहूलियत दी हुई थी, बस भावनात्मक लगाव नदारद था। स्कूल में मैं खुश रहती। ढेरों सहेलियाँ और उन्मुक्त वातावरण। पढ़ना मुझे पसंद था। किताबें अनोखी दुनिया का दर्पण जो मेरे कल्पनाशील मन को लगा देते। समय के साथ साथ दीप से ईर्ष्या पिघलने लगी। हमको बंधन मुक्त समझने लगी और उसे जंजीरों में जकड़ा गया। हाँ, मुझे उससे प्यार तो था
उससे बात करना खेलना चाहती थी, पर वह विशिष्टता का विष उसके बाल मन में घर कर गया था। वह उसे किसी से जुड़ने नहीं दे रहा था। मेरे साथ उसका व्यवहार एक मालिक जैसा रहा। माँ के साथ भी बदतमीजी से बात करने से नहीं चूकता था। मैं जंगली बेल सी बढ़ रही थी। हर कक्षा में सर्वोपरि प्रथम आती या इनाम पाती तो माँ खुश होकर बलाएं लेती। साड़ी के कोर से आंसू पोंछती। वहीं दीप बस पास बर हो जाता तो बाबूजी फूले ना समाते। मेरी सफलता को देखकर भी अनदेखा करते। हाई स्कूल पास करके मैंने शहर के बड़े कॉलेज में लॉ में एडमिशन लिया और हॉस्टल में रहने लगी। गांव बस छुट्टियों में ही जाना होता था। मेरा लॉ का तीसरा वर्ष था, तभी बाबूजी ने दीप को अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में एनरोल कर दिया। वहाँ की तड़क भड़क ने उसके होश उड़ा दिए। हर थोड़े दिन बाद वह पैसों की डिमांड करने लगा। बाबूजी भी शौक से पैसा भेजते रहे। लॉ की पढ़ाई पूरी होते ही मेरी दिल्ली में एक लॉ फर्म में नौकरी लग गई और यहाँ मुझे अपने जीवन साथी सुधाकर मिले। नाम के अनुरूप मधुर व्यवहार, बुद्धिमान और सुशील। पहले ही दिन मैं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। साथ काम करते हुए उन्हें अच्छी तरह जाना और परखा। अंततः उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। कुछ समय बाद सप्ताहांत पर गांव गई तो पहली बार बाबूजी से किसी गंभीर विषय पर बात की। उन्हें बताया कि सुधाकर मिलना चाहते हैं। आशा अनुरूप उनकी प्रतिक्रिया रूखी रही। उनके अनुसार एक तो सुधाकर ठाकुर नहीं है, अतः विजातीय है। दूसरे, मैंने स्वयं वर चुनकर जो गृहस्थता की है उसके प्रतिकार स्वरूप मुझे उसी समय घर से निकाल दिया गया। हारी हुई मैं वापस दिल्ली आ गई। कुछ समय उपरांत मेरी और सुधाकर की कोर्ट मैरिज हो गई। सुधाकर के घरवाले और कुछ हमारे मित्र आयोजन में उपस्थित रहे। माँ का ख्याल रुलाई लाता रहा। उसका मेरे जीवन के इस महत्वपूर्ण पल में ना होना दुखदाई था। उस समय तक लैंडलाइन फ़ोन गांव तक पहुंच चुके थे। घर फ़ोन करती तो मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन पटक दिया जाता था। मैं अपने घर संसार में खुश थी। बस माँ की याद चिंता बन मेरे मन को विचलित कर जाती। माँ मेरा बिछोहा ना सहन कर पाई। जिस दिन मैं बेटी मिनी को अस्पताल में जन्म दे रही थी उसी दिन माँ चल बसी। मैं अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। माँ ही एकमात्र सूत्र थी जो मुझे घर से जोड़े थी। उसके जाते ही गांव और घर से मेरा नाता टूट गया। दीप ने कभी मेरी खोज खबर नहीं ली। बाबूजी मुझे याद तो आते, पर एक हुक के रूप में। एक ऐसा रिश्ता जो सहारा भी नहीं कहा जा सकता तो नकारा भी नहीं जा सकता था। देखते देखते 5 साल बीत गए। हमें और सुधाकर अपने प्राइवेट प्रैक्टिस, घर गृहस्थी और मिनी के लालन पालन में मग्न थे। ऐसे में एक दिन गांव के पड़ोसी जो किसी जमीन के केस में कोर्ट आए थे मुझसे टकरा गए। मुझे वकील के चोगे में देखकर पहले तो बड़े खुश हुए, फिर बाबूजी की हालत पर अफसोस जताने लगे। मैंने हैरत से माजरा पूछा तो उन्होंने जो बताया वह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अपनी ग्रेजुएशन कर दीप वापस गांव आ गया था। आते ही उसने चिकनी चुपड़ी बातें कर सारा व्यवसाय, घर और ज़मीनें अपने नाम करवा ली। बाबूजी तो सदा उसके मोह में अंधे ही रहे थे, फिर बूढ़े भी हो रहे थे। शायद सोचा होगा कि आज भी सब इसका है और कल भी इसी का होगा। बाहर से पढ़कर आया है, लड़का है, अच्छा है, अपनी जिम्मेदारी खुद समझेगा। पर जो विशिष्टता का जहरीला पेड़ उन्होंने बोया था उसका दंश झेलना अभी बाकी था। बिजनेस के नाम से दीप बाहर रहता था।
एक बार गया तो काफ़ी दिनों तक ना वो आया और ना ही उसका फ़ोन। दरवाज़ा खटखटाया भी तो नए मकान मालिक ने, जिन्हें दीप चुपचाप मकान बेच गया था। बाबूजी को पता चला कि 10 दिन पहले घर, व्यवसाय और सारी संपत्ति बेचकर कुल दीपक जी अमेरिका 9211 हो चुके हैं। इतना बड़ा विश्वासघात, और वह भी जान से प्यारे बेटे के हाथ से, बर्दाश्त ना कर रह सके और पक्षाघात के शिकार हो गए। उन्हें संभाला हमारे पुराने वफादार नौकर मोती ने, जो उन्हें अपने घर ले गया था और यथासंभव इलाज करा रहा था। यह सब सुनते ही तुरंत पैर में और सुधाकर बाबूजी के पास पहुंच गए। मुझे देखते ही उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। दुख, शर्मिंदगी और पश्चाताप से भरे अबीर उनके गालों में बहकर मेरे हाथों पर गिरने लगे। उसी क्षण में जाने कितने गुजरे पलों की कड़वाहट बह गई। हम दोनों के मध्य किसी अदृश्य शक्ति ने मानो पिता पुत्री को एक अटूट बंधन में बांध दिया। मुझे लगा मेरा आज ही जन्म हुआ है और मेरा जन्मदाता मेरे होने को स्वीकार कर खुशी मना रहा है। हम उसी दिन बाबूजी को दिल्ली ले आए, उन्हें अच्छी चिकित्सा उपलब्ध करवाई। इन 6 महीनों में सैकड़ों बार रो चुके थे बाबूजी। जब एक बार मैंने कहा, क्या दीप की याद आ रही है, तो घृणा और वितृष्णा से उन्होंने ना में सिर हिला दिया। मीनी को देखकर उनके चेहरे पर असीम सुख आ जाता है। मुझे और सुधाकर को ऑफिस भी देखना होता तो सारे दिन की सहायिका मीना को रख लिया है। बाबूजी की हालत में सुधार है, हाथों में हलचल है। अब सिरहाने लगी घंटी बजाने लगे हैं। एक बार ट्रंक मीना के लिए, 2 बार मुझे बुलाने के लिए और 3 बार मीनी के लिए। अधिकतर 3 बार घंटी बजी है और मीनी दौड़कर नानू के पास चली आती है। धीरे धीरे जबान भी उठने लगी है। मैं प्रतीक्षारत हूँ, कब उनसे रुकी हुई बातें कर पाऊँगी। उनके प्रति नाराज़गी जो सारी जिंदगी रही कि वह सही अर्थों में पिता नहीं बन सकते, कहीं तिरोहित हो गई है। रिश्ता जैसे बदल गया है। मैं उनकी माँ बन गई हूँ और वह मेरे पुत्र। इंतज़ार है कि वह कब ठीक होंगे। अगर कहेंगे तो हम दीप पर मुकदमा कर बाबूजी को अभिमानपूर्ण जीवन दे सकते हैं, पर यह उन पर निर्भर है। अभी तो दीप के नाम से ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। जब वह मुक्त होकर मुझे और मेरे परिवार को देखते हैं तो मन करता है काश माँ भी यहाँ होती। दीदी, मीनी बिटिया कब से गाड़ी में बैठी है, चलिए आप स्कूल के लिए लेट हो रही हैं। मीना की आवाज़ से मैं तंद्रा से बाहर आई। बाबूजी के माथे पर हाथ फेर मैं मेन गेट से बाहर निकल गई। तो दोस्तों, रेणु दत्त जी की लिखी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं ऐसी ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जय श्री कृष्णा।